आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। शाम ढल चुकी है तो आप चाहे कार चला रहे हों या खाना खा रहे हों, जो कर रहे हैं करते रहिए, बस कान हमारे हवाले कर दीजिए, क्योंकि अब शुरू हो रहा है 29 जून का दिन भर और मेरा नाम है नितिन ठाकुर। आज की सभी बड़ी खबरों का एनालिसिस अगले 30 मिनटों में आपके सामने होगा। मणिपुर में हिंसा के बाद पहली बार राहुल गांधी वहां पहुंचे, क्या क्या हुआ और मणिपुर हिंसा से मिजोरम क्यों परेशान है, ये बताएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कल बैठक हुई थी। संगठन और सरकार में बदलाव की दबी छिपी खबरें आ रही हैं और राजस्थान में सिर्फ हटौवल के दौर से गुजर रही कांग्रेस ने भी अगले विधानसभा चुनाव के लिए एक ट्रिक सोची है। उधर मिशन चंद्रयान 3 की तारीख आ गई है, क्या नया होगा इसमें बताएंगे। फिर भौचक आएगा जिसमें सुनाएंगे कहानी एक ऐसे टीचर की जो 24 साल की नौकरी में 20 साल छुट्टी पर रही। लेकिन फिलहाल सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया नितिन। विपक्षी दलों की नेताओं की बैठक 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में, शरद पवार ने दी जानकारी। टीएस सिंहदेव के बाद अब सचिन पायलट को पद देने की तैयारी, राहुल गांधी से चर्चा के बाद हो सकता है फैसला। राहुल गांधी सरकारी हेलीकॉप्टर से पहुंचे मणिपुर के चूराचांदपुर। रिलीफ कैंप में पीड़ितों से मिले, प्रशासन ने मोइंगराग जाने से रोका था। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 आंकी गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मंत्रिमंडल में फेरबदल, शिक्षा मंत्री आतिशी को वित्त और राजस्व मंत्रालय भी सौंपा गया। झारखंड में बस स्टैंड पर 5 बसों में लगी आग, घंटे भर बाद बुझाई गई। मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी सावरकर की जीवनी, कांग्रेस बोली ये फ्रीडम फाइटर्स का अपमान। लुटियंस दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन नया नाम। और अमरनाथ यात्रा में तंबाकू बैन, लैंडस्लाइड के चलते 2.5 किलोमीटर का सफर हेलमेट पहनकर करना होगा। 1 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। यह है दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। आज सुबह लगभग 8 बजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली से मणिपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन इम्फाल में स्वागत के बाद उन्हें बिष्णुपुर पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक लिया। इसके बाद सभी कांग्रेस नेताओं की तरफ से अलग अलग ट्वीट्स आए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि सड़क के दोनों तरफ लोग राहुल का इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और पूछा कि राहुल गांधी को क्यों रोका गया। पुलिस का यह कहना था कि बिष्णुपुर से हिंसा की खबरें आ रही थी तो प्रिकॉशन लेना पड़ा। हालांकि थोड़ी देर में फिर खबर आई कि राहुल गांधी सरकारी हेलीकॉप्टर से मणिपुर के चूराचांदपुर पहुंच गए हैं। यहां रिलीफ कैंप में उन्होंने लोगों से मुलाकात की। सारे शोर शराबे के बीच इसी घटना से जुड़ी एक और खबर आई। पड़ोसी राज्य मिजोरम से खबर आई है। मणिपुर से विस्थापित लोग मिजोरम के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में तकरीबन 12,000 मणिपुरी मिजोरम पहुंचे थे। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोरमथांगा ने मई के महीने में पीएम को चिट्ठी लिखकर फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा था, लेकिन अब तक राहत पहुंची नहीं है। तो राहुल गांधी के दौरे के पहले दिन की तस्वीर कैसी रही और अब तक की अपडेट्स क्या हैं, हमने पूछा इम्फाल में आज तक रेडियो रिपोर्टर सारस्वत कश्यप से। देखिए, पहली बात तो हम लोग को जानना होगा कि एक ऑपोजिशन पार्टीज का मीट हुआ था दिल्ली में। वहां पे एक डिस्कशन हुआ था कि एक डेलीगेशन भेजा जाएगा जहां पे ऑपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी वहां पे मौजूद होगा। वहां राहुल गांधी पहुंचे हैं मणिपुर में, जो इम्फाल डिस्ट्रिक्ट है, जो कैपिटल डिस्ट्रिक्ट है। आज दिन का जो जो अराउंड 11 to 11:30 के बीच में पहुंचे हैं। उसके बाद जो उन्होंने दौरा किया था कि जो सीसीपुर चूराचांदपुर जहाँ पे मेन वायलेंस निकला था, वहां पे उन्होंने विजिट करने के लिए एक दौरा का बात निकला था। पर मेन बात है कि एक जगह है बिष्णुपुर, वहां पे उनको रोका गया था एक मॉब का वजह से। वहां पे मॉब किसी लोग से सोर्सेस से मुताबिक वो लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस का जो सोर्सेस है वो लोग बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का जो रूलिंग पार्टी का जो मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह का वो लोग रुकाना चाहते हैं। पर किसी लोग ये भी बोलते हैं कि राहुल गांधी को वहां पे वो लोग नहीं चाहते हैं। पर ये जो पुलिस सोर्सेस हम लोग को बोलते हैं कि क्योंकि हम भी वहां पे विजिट किया था रिसेंटली, वायलेंस का जो अभी परिस्थिति चल रहा है, हम लोग जान सकते हैं कि जो सीसीपुर जो हिली डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, अभी तक सॉल्यूशन में नहीं लाया गया। पीस प्रोसेस लाया गया है पर अभी तक वहां पे सॉल्यूशन, एक जो पीस प्रिवेल करने का जो सॉल्यूशन अभी तक नहीं लाया गया है। तो इसलिए जो वहां का
पुलिस का डीजीपी है, उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी को वहां पे नहीं विजिट करने के लिए। पर लास्ट में जाके काफी टीयर गैस सेल का, जो पुलिस का, आर्मेड फोर्सेस का वहां पे एक हाथापाई हुआ, जो मॉब के साथ थोड़ा बहुत हाथापाई हुआ। उसके बाद राहुल गांधी को फिर से इम्फाल आने के लिए पड़ा, और वहां से जो इम्फाल कैपिटल सिटी है, वहां से जो सीसीपुर चुरांचपुर एरिया है, जो वायलेंस हिट एरिया है, वहां पे उनको हेलीकॉप्टर से लेके गया गया है अभी तक। सारस्वत, राहुल के इस दौरे पर दोनों पक्षों के आरोप तो एक तरफ हैं, लेकिन आपके अनुसार मणिपुर की जो कंडीशन है, इसमें इस दौरे का क्या असर होता दिखाई देता है? देखिए, राज्य के पॉलिटिक्स में किसी भी तरह का हैम्पर या इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा, ऐसे हम सोचते हैं, क्योंकि जो अभी तक एथनिक, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह भी नेक्स्ट ये मंथ में आके वहां पे मणिपुर से गए थे, क्योंकि राहुल गांधी क्योंकि एक नेशनल लीडर है अभी तक, और जो कांग्रेस का होल है अभी तक मणिपुर पे इतना स्ट्रॉन्ग होल नहीं बोल सकते हम लोग। एक एथनिक राहुल गांधी आने के बाद हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कुकी और मेती कम्युनिटी है, उन दोनों के बीच में और वायलेंस बढ़ सकता है, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक राहुल गांधी एक नेशनल लीडर है। नेशनल लीडर आके अगर एक जगह में विजिट करते हैं, जो सीसीपुर एरिया है वहां पे विजिट करते हैं, तो अगर वो रिलीफ कैंप में जाते हैं तो दूसरा बात है, पर जो अगर ट्राइबल बॉडीज के साथ उनका मीट होता है, उनके बाद जो कंक्लूजन आता है, वो ये पॉलिटिकल कंक्लूजन नहीं है, पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हो, क्योंकि जो एथनिक जो ग्रुप है वहां का, कुकी ट्राइब्स का जो ग्रुप है, वो लोग पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है। तो अगर ठीक है राहुल गांधी वहां पे जाके बात करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि जो रिलीफ कैंप का आदमी है उन लोग के लिए अच्छी बात होगा, पर एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं होगा। राहुल गांधी का जो ट्रिप है, जितना तक उन्होंने बोला है कि जितना आदमी को मिलने वाले हैं, एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकलने वाला है, जब तक वो वापस दिल्ली घुर के नहीं जाते हैं। अच्छा सारस्वत, मणिपुर में तो ये क्राइसिस है ही, लेकिन हम देख रहे थे कि 12,000 लोग हिंसा के बाद अब मिजोरम पहुंच गए हैं और मिजोरम सरकार ने मदद मांगी है केंद्र से। तो पलायन की समस्या कितनी गंभीर होती जा रही है, थोड़ा इससे समझाइए। देखिए, जो इमिग्रेशन का जो प्रॉब्लम है, सिर्फ मणिपुर का प्रॉब्लम नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट का एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है। अभी भी मिजोरम में हाईएस्ट नंबर ऑफ जो म्यांमार का सिटीजन है, अभी वहां के आके बैठे हैं वहां पे, और जो हम लोग एक पर्टिकुलर ट्राइब बोल सकते हैं कि जो मतलब कुकी ट्राइब का नाम लेके जो आदमी आके मिजोरम एंड मणिपुर में, हम फिर से आपको रिपीट करते हैं, जो कुकी ट्राइब का नेम लेके जो मिजोरम और मणिपुर में आके बैठे हैं, वो लोग काफी मिजोरम को पॉलिटिकली एंड जो इंडिजिनियसली वो लोग इफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए जो अभी फिलहाल जो मणिपुर में थे, जो मतलब जो हिल डिस्ट्रिक्ट में मणिपुर जो कुकी एंड जो नागा ट्राइब्स है, वो लोग क्योंकि वेरी क्लोज बाय, वो लोग बॉर्डर शेयर करते हैं मिजोरम के साथ, तो इसलिए वो लोग वहां पे क्लैश होने के बाद काफी आदमी लोग को, जो मणिपुर में ठहरे थे, काफी लोग को अभी मिजोरम में सेटल होते हुए देखी जा रही थी। इसलिए मिजोरम, पहले तो मिजोरम एक हाई स्टैंडर्ड, हाई इफेक्टिव एक मतलब जो सॉल्यूशन मणिपुर के दौरे में जो एक मतलब इफेक्टिव बात करने चाहते थे, पर जैसे ही आदमी लोग बार बार रिलीफ कैंप से बार बार मिजोरम में एंटर होने से मतलब एक प्रॉब्लम इशू हो रहा था, क्योंकि मिजोरम एक स्मॉल स्टेट है। मिजोरम का लैंड मस हम लोग देखने से इतना हम लोग नहीं बोल सकते कि इतना ह्यूमन हैबिटेट्स वहां पे सेटल हो सकते हैं। इसलिए अभी मिजोरम के लिए पर इससे जो सिमिलर प्रॉब्लम है, जो कोनराड संगमा ने बोला है, जो मेघालय का सीएम है, उन्होंने बोला है कि जितना भी आर्मी लोग है हम लोग इनवाइट करते हैं, पर हम लोग उन लोग का रजिस्टर करने के बाद, पर ये सब बात मिजोरम का नहीं निकला है। अभी मिजोरम का क्योंकि एक एथनिक जो ट्राइब है, कुकी जो ट्राइब है, नागा ट्राइब है, और मिजोरम से बिलोंग करते हैं, वो लोग इमोशन में आके काफी लोग को सेटलमेंट दिया है, पर ये बाद में प्रॉब्लम होगा। अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है मणिपुर के बारे में, बाद में मिजोरम के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारस्वत। दिल्ली वापस लौटते हैं। कल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सारे बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे।
आने वाले 5 राज्यों के चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव इस मीटिंग का मेन फोकस थे। बीजेपी से जुड़ी खबरें कवर करने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा के मुताबिक सुगबुगाहट है कि इस मीटिंग के बाद कैबिनेट और संगठन में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से पार्टी ने देश को जोन्स में बांट दिया है। यह नॉर्थ, ईस्ट, साउथ जोन। जुलाई के महीने में पार्टी इन सभी रीजन्स में अलग अलग मीटिंग करेगी। जेपी नड्डा, बीएल संतोष के साथ इन मीटिंग्स में राज्य के सीएम रहेंगे, डिप्टी सीएम रहेंगे, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर शामिल होंगे। तो इस मीटिंग में और क्या क्या बात हुई और ये मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमने पूछा इंडिया टुडे मैगजीन में सीनियर एडिटर अनिलेश एस महाजन से। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर के वापस आने के बाद जो है ये पहली मीटिंग है जो उन्होंने पार्टी के लीडर्स के साथ करी है और उसमें जो है अभी काफ़ी डिस्कशंस हो रही हैं पिछले एक महीने में, जिसमें पार्टी में जो संगठन में लोग काम कर रहे हैं उनके काम का भी रिव्यू हुआ है, जो सांसद हैं उनके कामों का रिव्यू हुआ है, जो केंद्र में मंत्री हैं उनका रिव्यू हुआ है और जो स्टेट की प्रिपेयर्डनेस है आने वाले जो 5 विधानसभा के चुनाव है उनके लेकर और 24 के जो इलेक्शंस है उसको लेकर और जो और राजनीतिक गतिविधियां हैं कि एनडीए को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए और वो किस तरीके से 2024 के लिए तैयार हो सकता है। तो इसके ऊपर पिछले एक महीने से तकरीबन डिस्कशंस हो रही हैं बीजेपी में, अलग अलग लेवल पे हो रही हैं। कुछ बैठकों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी भी शामिल रहे, उन्होंने अपना फीडबैक दिया है और उसी कड़ी में जो ये है मीटिंग कल रात को हुई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे, जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो थे, होम मिनिस्टर और जो पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं अमित शाह वो थे, पार्टी के संगठन महामंत्री जो हैं बीएल संतोष वो रहे हैं। अनिलेश, बीजेपी के संगठन और कैबिनेट में भी बदलाव के कयास हैं और बीते कुछ महीनों से ये कयास चल भी रहे थे, तो आपको अब कुछ दम दिखता है इस कयासबाजी में? देखिए, पार्टी 2024 के लिए अपनी तैयारी कर रही है और उसमें हम लोग ये कयास लगा रहे हैं कि पार्टी में जो उनका संगठन है उसमें कुछ फेरबदल किए जा सकते हैं और वो फेरबदल जो हैं उसको अकोमोडेट करने के लिए कुछ केंद्र के जो मंत्री हैं उनको भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको भी शायद संगठन की जिम्मेवारियां दी जाएंगी और उनसे जो सरकार की जिम्मेवारी है वो किसी और को देने की बात चल रही है कि जो और सांसद हैं उनमें से किसी को देने की बात चल रही है। और कुछ जो स्टेट्स हैं जहाँ पे पार्टी अच्छा नहीं कर पाई है और नए चेहरों को समय देने की बात चल रही है और वहाँ पे जो है नए अध्यक्ष जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसी कड़ी में ही ये जो डिस्कशंस हैं जो वो हो रही हैं। जी अनिलेश जी, बीजेपी जब चुनाव हारी कर्नाटक में तो एक व्यक्ति का नाम तेजी से चर्चा में आया था और बीएल संतोष उनका नाम है, राष्ट्रीय महामंत्री हैं पार्टी के। कहा गया कि इस हार को संतोष सबसे ज्यादा भुगत सकते हैं। अब फिर चुनाव है तो आपको क्या लगता है बीएल संतोष को जिम्मेदारी मिलेगी कुछ? जैसा स्ट्रक्चर है बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ पे संगठन महामंत्री का एक डिफाइंड रोल रहता है और उस रोल को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा था पर उनका कोई ऐसा नहीं था कि उनको कोई एडिशनल जिम्मेवारी दी थी जिसके कारण उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया। तो बीएल संतोष का इन्फ्लुएंस जो है वो अपने पीक पे लास्ट ईयर में था, जब उनके कहने पे केंद्र में मंत्री लगाए जाते थे, उनके कहने पे नड्डा जी के टीम में लोगों को अपॉइंट किया जा रहा था, उन्हीं के कहने पे स्टेट में जो लीडरशिप थी वो अपॉइंट की जा रही थी। पर वो सिनेरियो अब पिछले अगस्त के बाद से बदल चुका है और हमने देखा है कि कई जो बीएल संतोष के लॉयलिस्ट जिनको हम मानते थे उनको साइड पे किया गया, जिनको हम बीएल संतोष का विरोधी मानते थे उन लोगों को महत्वपूर्ण जो है पद दिए गए और उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां मिल रही हैं। तो ये जो बीएल संतोष का आप बोल रहे हैं उसका कर्नाटका एक उनके ऊपर बहुत बड़ा सेटबैक है, पर ऐसा कोई नहीं है कि उनसे कोई जिम्मेवारी ली जा रही है। उनका इन्फ्लुएंस ज़रूर कम हो रहा है और इन्फ्लुएंस जो है वो कर्नाटका के इलेक्शन के बाद और कम हुआ है। जी, तो सरकार से लेकर संगठन तक बीजेपी बदलाव कर सकती है, इस बात में दम तो है, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा ये पता चलने में अभी लंबा वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश।
दिल्ली से जयपुर तक सियासी हलकों में हलचल है। जयपुर में कांग्रेस सत्ता बचाए रखना चाहती है और दिल्ली में बीजेपी। आज दोपहर खबर आई कांग्रेस राजस्थान की तरफ से कि तकरीबन 70 विधानसभा सीटों पर वो अपने उम्मीदवार जल्द घोषित कर देगी। ये कौन सी सीटें हैं, थोड़ी देर में पूछेंगे रिपोर्टर से, लेकिन उससे पहले इस कदम पर थोड़ी सी बात कर लें। सीएम अशोक गहलोत पिछले कुछ महीनों में कई बार बयान दे चुके हैं कि हमें कैंडिडेट्स अनाउंस करने में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तैयारी करनी पड़ती है, थोड़ा मौका मिलना चाहिए उम्मीदवारों को। दूसरा, राजस्थान की उस सियासी परंपरा से कांग्रेस भी वाकिफ होगी कि राज्य में एक लंबे अरसे से सरकारें रिपीट नहीं हो रही हैं, तो चुनावी रणनीति बदलकर कांग्रेस उसी परंपरा को तोड़ने की कोशिश में है। फिलहाल वो कौन सी सीटें हैं जहां कांग्रेस कैंडिडेट्स का ऐलान जल्दी करेगी और क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या सोच रहे हैं एक्सपर्ट, इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमने फोन मिलाया जयपुर में आज तक रेडियो रिपोर्टर जय किशन शर्मा को। देखिए, ये विधानसभा चुनाव पास में है और कांग्रेस तकरीबन 70 सीटें है, जहां पिछले 2 चुनाव से अपना खाता नहीं खोल पाई है, जीत नहीं पाई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले एक डिबेट छेड़ी थी कि कैंडिडेट्स को पहले ही इशारा कर देना चाहिए 2 महीने पहले ही कि आपको टिकट दिया जाएगा और आप जो है वो ताकि वो तैयारी कर सके और उन्हें समय मिल सके। तो जब कांग्रेस के जो नेतृत्व में इस पे चर्चा हुई और जो सूत्र हमें बताते हैं, तो उसमें सामने बात यह है कि 70 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के पास है बहुत कुछ खोने को है नहीं। उन 70 में से कुछ भी सीटों पे अगर खाता खुलता है तो उसे कांग्रेस को फायदा ही होगा। तो ये 70 सीट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर अजमेर साउथ है, सलूम्बर है, कपासन है, जैतारन है, बूंदी है, सांगानेर है, मालपुरा है, लाटपुरा है, मालवीय नगर है, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, मांडलगढ़, आसपुर, मनोहर थाना, केशोराई पाटन, चित्तौड़गढ़, रेवदर, आसिन, जालोर। तो ऐसी कुल 70 सीटें हैं। नसीराबाद, मकराना, बड़ी सादरी, अलवर सिटी, अनूपगढ़, कोटा साउथ, आमेर, पिंडवाड़ा, लुकरानसर, कुंभलगढ़, पुष्कर, सूरसागर, सिवाना, घाटोल, मेड़ता। तो उन्हें लगता है कि ये एक फॉर्मूला हो सकता है जिसमें 70 सीटों पे पहले ही कैंडिडेट्स का नाम डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि उनको जो माइक्रो मैनेजमेंट करना वो जो चाहते हैं, अक्सर देखिए कांग्रेस की जब बात आती है तो उनका ऑर्गेनाइजेशन कमजोर नजर आता है और बूथ लेवल पे मैनेजमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि टिकट डिक्लेयर करने में बहुत देरी हो जाती है, दिल्ली में डेरा डालना पड़ता है और कुछ चुनाव से कुछ दिन पहले ही जो है उनके नाम सामने आते हैं। तो ऐसे में ये एक रणनीति है जिसपे कांग्रेस कार्य कर रही है और लगभग इस पे जो है वो मोहर भी लग चुकी है। अब देखना ये होगा कि अब चुनाव से पहले कांग्रेस जो है वो किस तरह से यहाँ पे राजस्थान में कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस फॉर्मूले के पक्ष में है कि सीटों पर उम्मीदवार है उनके नाम 2 महीने पहले ही घोषित कर देने चाहिए। जयकिशन, राजस्थान का सियासी इतिहास कहता है कि यहाँ कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में लौटती नहीं है, तो अब जहाँ एंटी इनकम्बेंसी इतना बड़ा फैक्टर हो उस पर भी काम करना पड़ेगा। कांग्रेस क्या कर रही है इसे काटने के लिए? देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि सबसे पहले बात कर ले एंटी इनकम्बेंसी की, तो 2 चीजें हैं इसमें। एक तो सबसे पहले जो बात है कि क्या सत्ता विरोधी लहर कांग्रेस के लिए ज्यादा है या विधायकों के प्रति ज्यादा है। जो इनपुट हमें मिलता है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है, इनके सर्वेस खुद कहते हैं, जो 4-5 सर्वेस उन्होंने कराया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं को बहुत सराहा जा रहा है। खुद वो 60 से अधिक दौरे जो है वो कर चुके हैं पिछले 40 दिनों के अंदर, 42 दिनों के अंदर। और ऐसे में जो आम जन है उनके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं को लेकर तो अच्छा असर है, लेकिन इनको जो डर है वो विधायकों की तरफ ज्यादा है, क्योंकि तकरीबन इनके सर्वे में 40 विधायक ऐसे हैं जो हार रहे हैं। तो कांग्रेस से ज्यादा ये इंडिविजुअल्स के प्रति जो है वो नाराजगी ज्यादा है राजस्थान के अंदर। इस बात को कांग्रेस पार्टी के सर्वे में भी ये बात निकल के आ रही है और इस बात को सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि कांग्रेस के प्रभारी है वो भी मानते हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास अभी कोई मजबूत चेहरा राजस्थान के अंदर है नहीं, वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया हुआ है। तो ऐसे में उनको लगता है कि अगर टिकट का बंटवारा अगर सही तरीके से हो तो कांग्रेस के पास में कुछ उम्मीदें है। जी जयकिशन, एक आखिरी सवाल है मेरा इसमें कि कांग्रेस में पायलट और गहलोत की लड़ाई तो अब सब जानते हैं, जब टिकट बंटवारे की बात हो रही है तो ये लड़ाई क्या टिकट बंटवारे में मुश्किल नहीं बनेगी? गहलोत हैं सेफ जोन में? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो पुराने जो राइवल्स रहे हैं किस तरीके से उनसे उसमें जीत पाई उन्होंने, तो सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं आज बहुत बार्गेनिंग की पोजीशन में है ही नहीं। सबसे पहला उनका जो
कोशिश रहेगी उनके जो खेमे के जो विधायक है 15 से 20 उनको टिकट मिल जाए और कुछ 10-20 टिकट और है, तो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग की पोजीशन में फिलहाल सचिन पायलट है नहीं। और जिस तरह से पार्टी ने भी लगातार, शीर्ष नेतृत्व ने भी जिस तरीके से नजरअंदाज करा, उनको बिल्कुल अलूफ में छोड़ दिया है, साइडलाइन छोड़ दिया है कि वो अपना कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे, रैली निकाल रहे, लेकिन हाईकमान ने उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि निकल, और उनकी बातों को और उनकी घोषणाओं को अब तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तकरीबन 2 महीना बीतने को है, तो ऐसे में लगता है कि सचिन पायलट का बहुत ज्यादा रोल टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा नहीं, और अब उनकी नाराजगी से शायद तक बहुत ज्यादा असर कांग्रेस आला कमान को दिखते हुए नजर भी नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जय किशन। 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 के बाद अब बारी है चंद्रयान 3 की। अगले महीने 13 जुलाई के दिन इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। ये चंद्रयान श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा। इसे GSLV M-3 रॉकेट से चंद्रमा पर भेजा जाना है। तो कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 का मिशन बहुत से एडवांसमेंट्स के साथ हो रहा है। चंद्रयान 3 में हुई इन्हीं एडवांसमेंट्स और टेक्निक को समझने के लिए हमने बात की साइंस की खबरों पर नजर रखने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर ऋचिक मिश्रा से। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोगों को उम्मीद नहीं मानना चाहिए, ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम है। डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी का इसरो के साइंटिस्ट। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम चांद की सतह पे लैंडर और रोवर उतार सकते हैं। जो पिछली बार गया था विक्रम लैंडर, फेल हो गया था, प्रज्ञान रोवर था, उसके पेट में था, वो नहीं निकल पाया था बाहर। तो इस बार कोशिश ये है कि लैंडर और रोवर भेजा जाए। इस बार ऑर्बिटर नहीं जा रहा है, क्योंकि हम चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का ही इस्तेमाल करेंगे, जो भी चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब जहाँ तक बात रही पेलोड्स की, तो पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है, इस बार नासा ने अपना एक पेलोड अटैच किया है। चंद्रयान जो हमारा इसमें लैंडर जा रहा है, जो चांद की सतह पर उतरेगा, और वो भूकंपों की जानकारी इकट्ठा करेंगे, मतलब लैंडर भूकंपों की जानकारी इकट्ठा करेगा, चांद पे टेम्परेचर देखेगा, खनिज की जानकारी इकट्ठा करेगा, और साथ ही साथ जो रोवर है जो उसमें से निकलेगा, वो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा, एक तरह से चांद की सतह और आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन करेगा, ताकि वहाँ का जो वायुमंडल है, वहाँ का जो वातावरण है, उसकी तबीयत जानी जा सके। ऋचिक, ये भी बताइए कि अगर ये लॉन्च सफल होता है तो हमें किस तरह के फायदे होंगे? देखिए, अगर चांद पे लैंडर उतार लेता है इसरो, तो चौथा देश हो जाएगा अमेरिका, जापान, चाइना के बाद। दूसरी बात ये होगी कि अभी मोदी जी के विजिट के दौरान आर्टेमिस अकॉर्ड पे सिग्नेचर हुआ है इंडिया और US के बीच में, तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव जो है स्पेस मिशन का, वो खुल जाएगा। हमें अमेरिका की टेक्नोलॉजी की मदद मिलेगी, स्पेस स्टेशन के मिशन है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, उसमें हेल्प मिलेगी, और इस तरह की चीज़ों के लिए फ्यूचर के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे। दुनिया को पता है कि इसरो पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 कॉमर्शियल फ्लाइट प्रदान करने वाली एक एजेंसी है, सबसे सस्ती। 34 देशों के 400 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। ये रिकॉर्ड अभी तक किसी देश के पास नहीं है, और कम कीमत में। पता चला हम 400 करोड़ में लॉन्च कर रहे हैं, तो US या जापान या यूरोप में वो 4,500 करोड़ या 14,000 करोड़ की कीमत चली जाती है। तो इसलिए इसरो ट्रस्टेड भी है, और सक्सेस रेट भी आप देख लो तो बहुत अच्छा है। बहुत ही रेयर होता है कि साल 2 साल 3 साल में कोई एक हादसा हुआ, बाकी तो अच्छा जा रहा है इनका। बहुत बहुत शुक्रिया ऋचिक। टाइम है भौचक का, आ गए हैं केशव। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां खत्म होने को हैं, क्योंकि मानसून ने आकर आसमान में नल खोलकर छोड़ दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से बरखा रानी लगातार मिलने आ रही हैं। छुट्टियों का जिक्र छिड़ते ही हम सब बचपन की गलियों में पहुंच जाते हैं। याद आते हैं वो दिन जब लंबी लंबी छुट्टियां पड़ती थीं, भर भर कर मौज आती थी। अब नौकरी चाकरी के चक्कर में छुट्टियों से कट्टी सी हो गई है। ग्रहों की चाल या कैलेंडर की कृपा से कोई लंबा वीकेंड मैसर हो जाए तो उसी में आह वाह करने लगते हैं। वैसे छुट्टी से याद आया, आज तो दफ्तरों में बकरीद की छुट्टी मिली है। सबको नहीं मिलती है लक्ष्मण। ओके, तो छुट्टियों की चर्चा इसलिए क्योंकि आज की भौचक खबर जो है वो छुट्टियों पर ही है। इटली से जुड़ा मामला है। सिंजियो पाओलिना डी लियो नाम की एक महिला टीचर हैं।
जिनके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि 24 साल की नौकरी में 20 साल वो छुट्टी पर ही रहीं। मनमाना छुट्टियां ली एकदम दिल खोल के, और इसके लिए तरह तरह के बहाने बनाए। वो कभी बीमारी का बहाना बनाती तो कभी किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, ऐसा कह करके छुट्टी ले लेती। उन्हें स्कूल में साहित्य और दर्शन पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था, पर स्टूडेंट्स को उनके दर्शन ही बमुश्किल होते थे। बच्चों की शिकायत रही कि मैडम जब कभी आती तो ढंग से पढ़ाती भी नहीं थी, मोबाइल में घुसी रहती थी और एग्जाम में जो जी में आए नंबर दे दिया करती थी। लेकिन अब जो है मैडम की चोरी पकड़ी गई है। इटालियन जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनके अनुसार उन्हें 1 हफ्ते पहले नौकरी से निकाल दिया गया है। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां जज ने कहा कि सिंजियो इस नौकरी के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त थी, मतलब एकदम फिट नहीं थी। स्कूल टाइम में उन्हें सी बीच पर देखा गया था, जबकि उन्होंने खुद को बीमार बताते हुए घर पर होने की बात कही थी। वैसे आज तक बच्चे स्कूल बंक करने के लिए पेट दर्द, सिर दर्द, पेट में सिर दर्द, पैर दर्द, कान दर्द, बदन दर्द, नाखून दर्द और भी 1000 तरह के दर्दों का बहाना बनाते आए हैं। पहली बार एक टीचर इतने बहाने बनाकर स्कूल बंक कर रही है, और इस हरकत के चलते इन टीचर साहिबा को इटली की सबसे बुरी कर्मचारी कहा जा रहा है। वैसे अपने देश में स्कूलों से छुट्टी मारकर टीचर कहीं घूमने घामने नहीं जाते, अपनी कोचिंग और ट्यूशन में एक्स्ट्रा क्लास लेते नजर आते हैं। कुमार केशव, आज तक रेडियो। तो गुरुवार के दिन भर में इतना ही, लेकिन चूंकि गुरुवार है और आज आता है पढ़ाकू नितिन, तो सुनिएगा जरूर पढ़ाकू नितिन। इस बार बात हुई है गीता प्रेस की कंट्रोवर्सी पर। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने जा रहा है, तो काफी बवाल है। तो थोड़ा समझते हैं कि इस पर अलग अलग लोगों के क्या मत हैं, क्या पक्ष हैं, और गांधी शांति पुरस्कार जिसमें गांधी जुड़ा हुआ है, उनके संबंध गीता प्रेस से कैसे थे। तो बताइएगा जरूर सुनने के बाद कि कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट radio@aajtak.com पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, और साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं मेरे दोस्त सचिन द्विवेदी। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अपना बहुत ख्याल रखिए और आज तक रेडियो सुनते रहिए।